शुरू ला शरीक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूद व सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं कौम पूछती है, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। आज टीम कौम पूछती है पहले कौम से पूछेगी कि आखिर उन्हें सूबे चाहिए या नहीं चाहिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब मोहसिन नकवी जो कि वज़ीर दाखिला और कहा जाता है कि ताकतवर तरीन वज़ीर दाखिला, उन्होंने एक तकरीर कही बकौल उनके कि वो पहली दफ़ा एक सियासी तकरीर कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए तभी तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। अभी सिर्फ यही बात कही थी कि मतलब पूरे पाकिस्तान में एक आग लग गई और स्पेशली कहा जाए तो सियासी हलकों में ये आग ज़रूर लगी, ज़रूर पहुंची। और लेकिन वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन जब DGISPR ने इस पे एक मोहर सब की तो ये बात यकीनी हो गई कि अब वाकई नए इंतज़ामी यूनिट्स बनेंगे। तो आज पहले हम लोगों से जानेंगे, उनसे पूछेंगे और उसके बाद फिर हुक्मरानों से पूछेंगे, इंतज़ामिया से पूछेंगे कि आखिर नए सूबे बनने चाहिए या नहीं। हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अपनी कौम के साथ और जानेंगे कि कौम की क्या डिमांड है। इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, मुल्तान डेवलपमेंट फोरम के नाम से एक तंजीम है, उनके सदर हैं इमरान चौधरी साहब। तो उनसे जानते हैं कि आखिर ये जो अब एक नई उमंग जागी है मतलब लोगों के दरमियान के मतलब नए सूबे बनने चाहिए, तो वो इसको किस तरीके से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आज से 5 साल पहले जब हमारे यहाँ सेक्रेटरीट बन रहा था जनूबी पंजाब का, उसमें जब काम स्लो हुआ तो हमारे दोस्तों ने इस पे आवाज़ बुलंद करी। हमने प्रेस में भी गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अपने सोशल मीडिया पे भी कि मुल्तान ये ज़रूरत है, जनूबी हमारा सूबा बनना चाहिए। ये दुनिया में आप देखें, इंडिया की आप बात करते हैं, वहाँ 28 सूबे हैं, हमारे यहाँ 4 सूबे चले आ रहे हैं और उसमें ख़ास तौर पे पंजाब, जिस पर लोग एतराज़ भी छोटे सूबे करते हैं कि ये एक बड़ा हजम और बड़ी वो जो है बजट भी ले लेता है और सारे वसाइल पंजाब के, सारे फैसले पंजाब कर रहा है, तो इससे छोटे सूबों में एहसास महरूमी पैदा होती है। तो इस वजह से इसको भी ख़त्म करने के लिए और हमारे इस जनूबी पंजाब में हमारा ये वसेब है, हमारा ये इलाका है, मगर ये भी महरूम है। इसमें शहर मुल्तान तो पॉसिबल है, कुछ डेवलपमेंट हों, हाँ, कुछ ना कुछ है, मगर आप आगे जाएं, आप DG खां जाएं, राजनपुर जाएं, आप बिहाड़ी जाएं, तो वहाँ जो अपर पंजाब के हैं, जो वो इलाके जो हमें डेवलपमेंट वहाँ नज़र आती है, तो यहाँ हमें मायूसी होती है। तो यहाँ से लोग सारा अपना जितना भी हमारी जो है टैक्सेस, उसके पैसेस भी वो लाहौर में ही लग जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से। और फिर यह है कि मसाइल, लोगों के मसाइल उनके दहलीज पर हल होने चाहिए। जैसे आमतौर पे जो ज़िला बड़ा हो जाता है तो उसको भी तकसीम कर दिया जाता है कि 2 ज़िले बना दिए जाते हैं। जैसे अब मोहसिन नकवी साहब ने एक बात की कि नई इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए, जिस तरीके से मतलब उन्होंने ख़ुद कहा कि मैं ख़ुद एक चीफ़ मिनिस्टर रहा, 18 घंटे काम करने के बावजूद भी लोग कितनी बड़ी आबादी है उसको कवर नहीं किया जा सकता। तो मेरा ख्याल है कि आज हुक्मरानों को भी ये बात समझ लेनी चाहिए और अगर कुछ मान लेते हैं कि ताकत तकसीम हो रही है तो उसे होने देना चाहिए। बिल्कुल ही ताकत तकसीम नहीं होनी, बल्कि तकसीम नहीं बल्कि हकूक़ मिल रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा इसको हकूक़ मिल रहे हैं। आप यहाँ हमारे राजनपुर साइड पे गालबन बच्चे वो गटर में गिर के उनका वाक़या हुआ, उनको कोई मुआवजा नहीं मिलता। जो लाहौर में वाक़या होते हैं तो उनको वो लाखों रुपए दे उनको भी मिलने चाहिए यकीनन, मगर यहाँ के लोगों से ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। ये फिर ही होगा अगर यहाँ के सूबे होंगे, लोग जो है हुक्मरान करीब बैठे होंगे, उनकी आवाज़ अवानों तक पहुँचेगी, वो लोगों की अप्रोच नज़दीक होगी। मसाइल का हल एक ही है कि मुल्क के सूबे कम से कम 28 नहीं, वो बड़ा इंडिया की आबादी ज़्यादा है, कम से कम 8-10 सूबे तो हमारा तो जनूबी पंजाब, मैं तो कहूँगा ये हमारा लाजिम बनना चाहिए। ये ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ मतलब एक आम आदमी की भी आवाज़ यही है, वहीं कारोबारी शख्सियात भी, और अगर हम सोशल लोगों की बात करें तो हर आदमी की दिल की आवाज़ ये है कि यहाँ सूबे बनने चाहिए। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन एक और कारोबारी शख्सियत, क्योंकि मैं एक बाज़ार में मौजूद हूँ तो यहाँ जितने भी दुकानदार हैं वो सारी कारोबारी शख्सियत हैं, तो उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या कहेंगे कि जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने एक नई उम्मीद जगाई है लोगों के दिलों में कि नए सूबे बनने चाहिए, नए इंतजामी यूनिट्स होने चाहिए, किस तरह से देखते हैं आप इसे? बिल्कुल ठीक कहा जी उन्होंने, ये होना चाहिए, सूबे बनने चाहिए, बल्कि सराइकी सूबा हमारा बनना चाहिए ताकि हमारी भी आवाज़ कुछ सुनी जाए, हमारे भी मामलात को देखा जाए। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए ये करे, ये सिलसिला होना चाहिए इस तरह से। बिल्कुल जी तो नाज़रीन, अगर बात की जाए जनूबी पंजाब की तो कहा जाता है, बल्कि कहा नहीं जाता, ऐसा है कि यहाँ के लोग महरूमियों का शिकार हैं और वो महरूमियों का इजाला तभी हो सकता है कि जब यहाँ इनको इनका सूबा मिले, इनको इनके अपने इख्तियारात मिलेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है वो जो मौक़े मिलेंगे उससे इनकी भी महरूमियाँ मतलब दूर की जा सकती हैं। आगे चलते हैं और लोगों से बात करें। जी तो नाज़रीन, एक और नौजवान शख्स मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, नए सूबे होने चाहिए और स्पेशली अगर जनूबी पंजाब की बात करें तो उसको किस तरीके से देंगे? जी बिल्कुल होना चाहिए, हर काम लाहौर में ही हो रहा है, मुल्तान को भी इस टाइम डेवलप होना चाहिए, तो ये हमारा राइट है, तो मुल्तान में भी सूबा बनना चाहिए, सराइकी सूबा सान। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ जो लोग हैं वो डिमांड सिर्फ यही करते हैं। एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि ये गलत बात है कि शायद सारा पैसा लाहौर में लग जाता है, जनूबी पंजाब को कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब यहाँ सूबा बन जाएगा तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक सवाल बार बार किया जाता है तो ये सवाल भी ख़त्म हो जाएगा। जी तो नाज़रीन, एक और रक्षा ड्राइवर मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि आखिर वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सूबे बनने चाहिए? जी बिल्कुल बनना चाहिए। क्या फ़ायदा होगा, मतलब एक नया सूबा बनेगा तो उससे एक आम आदमी को क्या फ़ायदा? जी बड़ा फ़ायदा होगा। अब देखें जी, मतलब कि हम सराइकी सूबे के लिए पहले भी आवाज़ उठा रहे हैं जनूबी पंजाब के लिए, तो जैसे हमारा सारा बजट ज़्यादातर लाहौर अपर पंजाब पे लग जाता है, तो हमें अलग सूबा मिलेगा तो साफ ज़ाहिर है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ जिस तरीके से मैंने कहा कि हर बच्चे, बूढ़े, जवान, सबकी एक ही आवाज़ है, और अब हर तबका फ़िक्र की अगर मैं बात करूँ तो एक चाहे मज़दूर है, एक रिक्शा चलाने वाला है, एक उस्ताद है, एक स्टूडेंट है, तो सब यही चाहते हैं कि मतलब सूबे बने, क्योंकि सूबे बनेंगे तो मौक़े बनेंगे। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, एक और नौजवान शख्स मेरे साथ मौजूद है, तो उससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, नए सूबे बनने चाहिए? जी बिल्कुल बनने चाहिए। इसमें मुल्क की भी तरक्की और कौम की भी तरक्की है। हम यूथ को मौक़े मिलेंगे कि मतलब कि अच्छे मौक़े मिलेंगे, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ होगी, सबका इसमें कौम और मुल्क का दोनों का फ़ायदा है। बिल्कुल सूबे बनने चाहिए, बिल्कुल। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ मतलब कोई बूढ़ा है, बच्चा है, जवान है, तो सबकी एक ही ख्वाहिश, एक ही आवाज़ है कि सूबे बनने चाहिए, क्योंकि जब सूबे बनेंगे तो वो सूबे नहीं बन रहे होंगे, वो मौक़े बन रहे होंगे जो कि यहाँ की यूथ को फैसिलिटेट करेंगे। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कौम पूछती है में जो इस वक्त मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, ज़हूर धरीचा साहब। जनूबी पंजाब की अगर बात की जाए और स्पेशली सूबा सराइकी या सराइकिस्तान की बात की जाए तो उनके रूह रवां में अगर चीज़ें निकाली जाएं तो उसमें रूह रवां एक ज़हूर धरीचा का नाम ज़रूर आएगा। तो आज वो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, तो उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये जो सूबों की बात दोबारा से चल निकली है तो अब कितने पुरुमीद लगते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सही बिस्मिल्लाह। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती वक्त सही से आपका रोही न्यूज़ को बहुत वक्त दिया। शुक्रिया। जी जी बिल्कुल। धरीजा साहब, क्या देखते हैं कि मतलब हर दौर में ही हर हुकूमत ने जब भी इलेक्शन हुआ तो जितने भी हुक्मरान थे उसने इस आवाम के साथ वादा ज़रूर किया कि हम आपको जनूबी पंजाब सूबा ज़रूर देंगे, लेकिन वो सिर्फ दावा और वादा इसी हद तक रहा, कभी भी उस पर पेशरफ्त नहीं हो सकी। लेकिन अब जो मोहसिन नकवी साहब का एक बयान आया है, मोहसिन नकवी साहब की जो आवाज़ है वो पाकिस्तान में एक ताकतवर आवाज़ समझी जाती है और ताकतवर लोगों की आवाज़ समझी जाती है। अब किस तरीके से देखते हैं, कोई उम्मीद नज़र आती है? सही मुर्शिद, धोखे इतने मिले हैं कि अब किसी बात पर कोई यकीन नहीं रहा। और जहाँ तक सूबों की बात है तो ज़ियाउल हक दौर में भी अंसारी कमीशन बना था, उस वक्त भी यही तहरीक चली थी और अंसारी कमीशन ने यह सिफारिश की थी कि हर डिवीज़न को सूबा बना दिया जाए। आज नोटिफिकेशन हो रहा है, कल हो रहा है, क्योंकि उनको असम्बलियों से तो बिल पास कराने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो ना हुआ। उसके बाद जैसे कि आपने फरमाया कि जितने वादे हुए कोई वादा वफा नहीं हुआ। अब जिस तरह
कभी 18 सूबों की बात की जाती है, कभी 12 सूबों की बात की जाती है। और नकवी साहब ने भी ये कहा है कि सूबों के बगैर गुजारा नहीं। और हमारे ISPR के तर्जुमान ने भी ये कहा है कि आबादी 4 गुना बढ़ चुकी है, सूबे वही 4 हैं, तो सूबे बनाने पड़ेंगे। तो हम कहते हैं कि ये अच्छी बात है, आपको एहसास हो गया है, तो नए सूबों का आगाज़ सराइकी सूबे से करें। उसकी एक तो 50 साल की जद्दोजहद है, दूसरा ये कि वो पहले की डिमांड है कि पहले पंजाब असम्बली से उसकी करारदाद पास हुई, फिर उस पर कमीशन बना, पार्लिमानी कमीशन बना, फिर उसने वर्क किया और फिर सेनेट से उसका 2/3 अक्सरियत के साथ बिल पास हुआ। गोया एक आइन साज इदारे में उसकी तरमीम हो गई और वो एक आइन साज इदारे से आइन का हिस्सा बन गया सराइकी सूबा। अब हम कहते हैं कि पहले उस मरहले को मुकम्मल कर लिया जाए सराइकी सूबा। उसके बाद जहाँ जहाँ कोई ज़रूरत है तो ज़्यादा पिंडोरा बख्श खोलने की बजाय, ज़्यादा तजादात पैदा करने की बजाय, पहले भी मुल्क के हालात सही नहीं है, जिस तरह के बलूचिस्तान के हालात सही नहीं है, कश्मीर जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा की भी सूरत हाल ठीक नहीं है, तो नए तजादात पैदा करने की बजाय, और सबसे अहम ये कि इंतज़ामी यूनिट क्या होता है? इंतज़ामी यूनिट तो पहले डिवीज़नल हेडकोार्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हैं, और जिनको वो वहाँ अगर ज़रूरत है तो बलदियाती इलेक्शन की है, उनको बाख्तियार बनाने की ज़रूरत है, ताकतवर बनाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक सूबों की बात है तो सूबे ज़रूर बनाएं। मतलब आवाम का हक आवाम तक पहुँचाने की ज़रूरत है जी। और वो तब तक नहीं पहुँच सकते जब तक आप अपने रिसोर्सेज नहीं बढ़ाएंगे, मतलब सूबे नहीं बढ़ेंगे तो जब तक मेरा ख्याल है कि नहीं पहुँच सकते। और अगर आज सबसे बड़ा इदारा भी इस बात को मान गया है तो मेरा ख्याल है कि अब हमारे हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए। जी सूबे लेकिन उसका कोई लेआउट नहीं है। इस तरह के सूबे ना बनाएं कि सूबे कभी फिर बने भी ना, कि तजादात ज़्यादा पैदा ना करें। जो शनाख्त है उसको भी कायम रहना चाहिए, और जिसकी शनाख्त बनती है तो सबसे बेहतर यही है कि जो सूबा बनता है और जिसका आइनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है वो सराइकी सूबा है, उसको पहले बना दिया जाए। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने सूबे की करारदाद पास की हुई है, वहाँ हज़ारा डिवीज़न बिल्कुल उनकी भी जिस तरीके से जनूबी पंजाब की आवाम की एक तवाना आवाज़ है, एक डिमांड है, इसी तरह जो हज़ारा डिवीज़न की सेम उसी तरह दूसरा नंबर उनका दे दें। और फिर जहाँ भी एक मुस्तकिल सूबा कमीशन कायम करें, जहाँ जहाँ सूबों की ज़रूरत है वो सूबा कमीशन वर्क करता रहे। इंडिया में भी ऐसे हुआ था, तो वहाँ सूबा कमीशन बनाया गया था, फिर वो सूबा कमीशन वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। अब 9 सूबे थे, 36 सूबे हो गए। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है तो यही सही तरीक़ाकार है कि इस तरह के सूबे बनाए जाएं। और जहाँ तक अब कहते हैं कि जो नक्शा जारी हुआ भारत किसी ने भी कराया या जहाँ से भी हुआ, वो 18 सूबे हैं, उसमें पंजाब नाम के 6 सूबे, क्या ये इसके इलाके को पंजाबिस्तान बनाएंगे? और फिर कौन कबूल करेगा? एक पंजाब से भी लोग राज़ी नहीं। अब देखें कि भाई सराइकी की शनाख्त जो है उसको तो बिल्कुल ही यकसर ख़त्म कर दिया गया। वो कहते हैं कि नहीं जी, लिसानी सूबा आप ना मांगे। जिस तरह उनकी शनाख्त है इसी तरह सराइकी की भी शनाख्त होनी चाहिए, और ना हम बरतर सूबा मांगते हैं और ना कमतर सूबा होना चाहिए। यही कुछ आइन भी कहता है, यही अखलाक भी कहता है। जहाँ तक शनाख्त की बात है तो हमारा जो सबसे बड़ा इदारा है, कौमी इदारा है, अगर उस पे में भी पंजाब रेजिमेंट है, बलोच रेजिमेंट है, सिंध रेजिमेंट है, वो भी शनाख्त पर है, तो सराइकी को भी शनाख्त मिलनी चाहिए और इसको संजीदगी के साथ इस काम को आगे बढ़ाएं। अच्छा धरीजा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे अभी हमने बात की पंजाब की और दूसरा हमने बात की मतलब KPK में हज़ारा डिवीज़न की, इसी तरह मतलब सिंध में मतलब एक बहुत अरसे से ये बात चल रही है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है लेकिन वो महरूमियों का शिकार है कराची। तो अगर उसको अलग कर दिया जाए, एक सूबा बना दिया जाए, एक इंतज़ामी यूनिट एक और तरतीब दे दिया जाए तो उससे बेहतरी आएगी। और मतलब जो सिंध की आवाम है जो कि बिल्कुल निगलेक्ट की गई है, अगर इंटीरियर सिंध की बात करें तो वहाँ कोई भी वसाइल नहीं है, तो मेरा ख्याल है उनकी भी शायद सुनी जाए। जहाँ तक कराची की बात है तो देखना यह है कि उसको पस मंज़र को देखें। कराची सूबा था, वफाकी सूबा था जब वो दारुल हुकूमत था, और कैद अज़म ने
उसको दारुल हुकूमत का स्टेटस दिया था। अब तो उन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि उस स्टेटस को ख़त्म किया गया अयूब खान ने और वहाँ से उठाकर इस्लामाबाद रख दिया, और जहाँ से बहुत मसाइल पैदा हुए और ख़ुसूसन बंगाल नाराज़ हुआ, मशरक़ी पाकिस्तान के लोग नाराज़ हुए कि पहले हमारा 1000-2000 किलोमीटर का फासला था, तो अब खुश्की का भी 1000 और बढ़ा दिया, तो वो भी नाराज़ हुए, लेकिन किसी की नहीं सुनी गई और वो डिक्टेटरशिप के आमरीत के हिसाब से उसको उधर बना दिया गया। तो मैं कहता हूँ कि उसका जो कराची का स्टेटस था वो क्यों ख़त्म किया गया। तो अब ठीक है जो भी हो, लेकिन वो अब वो सिंध नहीं मानेगा। और हम जब भी, मैं आपको सही बताता हूँ कि जब भी उधर MQM की तरफ से नए सूबों की बात होती है, सराइकी सूबे की भी हिमायत की जाती है, तो हमारी मंजिल और दूर हो जाती है कि वो सिंध वाले कॉन्शियस हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर उसको वफाकी इकाई का दर्जा देना है तो फिर दारुल हुकूमत को भी वहाँ रखना पड़ेगा। तो क्या इस तरह को हुक्मरान राज़ी होंगे? अगर अब बात तो सिर्फ यही है ना कि अगर दो जो जमातें हैं जो कि एक अरसे से हम पर मुसल्लत हैं, हम पर हुकूमत करती आ रही हैं, तो अब क्या होगा? क्या ये मान जाएंगी? ये जमातें कतई नहीं मानेंगी। सबसे बड़ी बेनिफिशरी जो है सिंध की वो पीपल्स पार्टी है, वो जरदारी साहब हैं, और नून लीग की सबसे बड़ी बेनिफिशरी नून लीग है, और मियाँ नवाज़ शरीफ हैं, मियाँ शहबाज शरीफ हैं, मरियम नवाज़ हैं। और जिस तरह अब देखें कि जो सूबा बनना चाहिए सबसे पहले वो पंजाब के में 62% आबादी का एक सूबा है और 38% आबादी के 3 सूबे हैं। तो ये तो इस तरह है कि एक पहिया कार का है, तीन पहिया कार के हैं, एक पहिया ट्रैक्टर का है। तो ये वफाक की गाड़ी किस तरह चलेगी? दूसरा ये कि जब मशरक़ी पाकिस्तान एक सूबा था तो इन्होंने 1 यूनिट बनाया, जो सूबे थे उसकी सूबाई हद बंदियाँ ख़त्म की कि जनाब वो बड़ा सूबा है तो हम जो है ना तवाज़ुन कायम करना चाहते हैं। अच्छा, इस पर सूबों को भी इतराज़ हुआ। उस वक्त आपको तवाज़ुन नज़र आता था, अब क्यों नज़र नहीं आता कि इतना अनबैलेंस है कि 62% आबादी का एक सूबा है, 38% आबादी के 3 सूबे हैं। दूसरी बात यह है कि सेनेट एक इदारा है जहाँ सूबों की नुमाइंदगी है और वो बराबरी की बुनियाद पर नुमाइंदगी है। अब बलूचिस्तान की आबादी महज 1 करोड़ है और पंजाब की आबादी जो है वो 12 करोड़ है। 54% है पूरे पाकिस्तान का पंजाब। जी, तो अब सेनेट में इस खित्ते को महरूम रखा हुआ है। जब सराइकी सूबा बनेगा तो सेनेट भी बहुत तवाज़ुन में आ जाएगी। सेनेट में भी हो जाएगा, सेनेट में भी। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जहाँ मतलब कौम पूछती है, जहाँ एक आम आदमी, एक आम शख्स सवाल करता है अब के खुदा के लिए उसकी महरूमियों को ख़त्म होना चाहिए, तो वहीं जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, जनूबी पंजाब अगर बात की जाए तो जनूबी पंजाब का एक बड़ा हिस्सा है और एक बड़ी आवाज़ है। तो वो एक अरसे से, जैसे कि ज़हूर दरेजा साहब ने कहा कि 50 साल से मतलब एक जद्दोजहद जारी है, और जहाँ मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि इंतज़ामी यूनिट्स को बढ़ाना चाहिए। मैं एक मिसाल आपको दूँ कि एक क्लास में अगर 100 बच्चे हों तो एक उस्ताद उनको किसी भी तरीके से टैकल नहीं कर सकता, उनकी तरबियत नहीं हो सकती। तो इसी तरीके से अगर हम सूबे की बात करें तो ये इतना बड़ा इंतज़ामी यूनिट को अब मेरा ख्याल है डिवाइड करने का वक्त आ गया है। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है जनूबी पंजाब के सीनियर तरीन सियासतदान हैं और सेनेटर हैं राना महमूदुल हसन साहब। लेकिन उनसे बात करने से पहले वो जो कौम पूछती है कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। अगर बात नए सूबों की जाए तो हर दौर में हर हुकूमत ने आने से पहले जब इलेक्शन का दौरा होता है तो उसमें दावे भी किए जाते हैं, वादे भी किए जाते हैं। और स्पेशली अगर हम बात की जाए तो जनूबी पंजाब की, सराइकिस्तान सूबे की, तो वो हर मतलब पार्टी ने एक वादा किया लेकिन वो सिर्फ वादा ही रहा। तो आज राना साहब मेरे साथ मौजूद हैं तो उन्हीं से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने भी सेनेट में एक तकरीर की और उसमें भी उन्होंने डिमांड किया एक सूबे के लिए। तो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त से रोही न्यूज़ को वक्त दिया। क्या कहेंगे सर, ये क्या हो रहा है? देखें, एक तो ये आपको
کہوں کہ یہ میری کوئی پہلی تقریر نہیں تھی. مجھے گزشتہ 24 برس ہو گئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، اور میں پچھلے 24 سال سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں الگ صوبہ ہمیں چاہیے. یہ 13 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے، تو دنیا میں صرف 12 ملک بڑے ہیں اس سے. 13ویں نمبر پہ پنجاب ہے. پوری دنیا کے اندر جتنے ملک ہیں ان میں صرف 12 ملک پنجاب سے بڑے ہیں. اس کے بعد ہاں 2-3 صوبے دنیا کے اندر اس سے بڑے ہیں، لیکن وہ انڈیا کا اتر پردیش ہے جو 26 کروڑ آبادی پہ مشتمل ہے، لیکن وہ پورے انڈیا کا 14% ہے. اسی طرح سے ماسکو ہے، وہ بھی اسی طرح سے 14-15% ہے. اسی طرح سے کیلیفورنیا ہے، اس کی 3.5 کروڑ آبادی ہے، اور وہ تو امریکہ کا 2-3% ہی ہے صرف جو ہے. اور امریکہ کے اندر 10 صوبے 10 ریاستیں ایسی ہیں جن کی آبادی 10 لاکھ اور 15 لاکھ اور 20 لاکھ سے کم ہے. کم لوگوں کی. ابھی میں ایک صوبے میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے، اس صوبے کا نام ہے ڈیلاویئر. تو ڈیلاویئر جب میں گیا ہوں تو انہوں نے کہا جی ہمارے بھی اتنے ہی 2 سینیٹر یہاں پہ ہیں، اور 2 ہی کیلیفورنیا کے ہیں جس کی 3.5 کروڑ آبادی ہے، 2 ہی نیو یارک کے ہیں، 2 نیو جرسی کے ہیں، اور 2 ہی ڈیلاویئر کے ہیں. تو میں نے کہا ڈیلاویئر کی آبادی کتنی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہماری صوبائی اسمبلی بھی ہے، گورنر بھی ہے، ہمارا سب کچھ ہے. میں نے کہا آبادی کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آبادی ہمارے صوبے کی 9 لاکھ ہے. تو ملتان آپ دیکھ لیں کہ صرف ملتان ڈسٹرکٹ کی آبادی 50 لاکھ ہے. 50 لاکھ ہے بالکل. ملتان سے ناروے چھوٹا ہے، ڈینمارک چھوٹا ہے، سویڈن چھوٹا ہے، فن لینڈ چھوٹا ہے. یہ دنیا کے بے شمار ملک صرف ضلع ملتان سے چھوٹے ہیں. اچھا سر، اگر تو یہ آپ 208 سال پہلے سکھوں نے اور پھر انگریزوں نے اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے اور طول دینے کے لیے اس کو طول دینے کے لیے، اور اس کو ملتان کی حیثیت کو، کیونکہ ملتان کی حیثیت 5000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے. بالکل تاریخی شہر. ملتان کو جب یہ آس پاس لاہور بھی صوبہ نہیں تھا، ملتان صوبہ تھا اس وقت. ملتان کے مقابلے میں داتا گنج بخش علی ہجویری بھی لکھتے ہیں کہ میں لاہور نامی ایک قصبے میں آ کے قیام پذیر ہوا ہوں جو ملتان کے مضافات میں ایک چھوٹی سی بستی ہے. کیا بات ہے. تو سیالکوٹ ہو، فیصل آباد تو کل کی بات ہے، 100 سال پہلے بنا ہے. بالکل ایسے ہی. تو ملتان جو ہے، میں خود سرائکی بولنے والا نہیں ہوں. میرے ماں باپ نے ہندوستان سے ہجرت کی ہے، میری والدہ نے یو پی سے کی ہے، میرے والد نے کرنال پانی پت ایک بڑی مشہور جگہ ہے، بیٹل فیلڈ آف سب کانٹیننٹ، وہاں سے ہجرت کی ہے. لیکن میرا اپنا خمیر اسی مٹی سے اٹھا ہے، اور میرا باپ بھی یہیں دفن ہے ملتان کی زمین کے اندر ہی. میرا دادا بھی یہیں دفن ہے، میری دادی بھی یہیں دفن ہے. اور شاید ایسا وقت آئے گا کہ ہم بھی یہیں پہ اسی مٹی کے اندر جائیں گے. اس مٹی کا ہمارے اوپر قرض ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ صوبہ نہ بنا، اور یہ دیکھیں اس کے اوپر بالکل بیٹھ کے آرام سے بات کرنے کی ضرورت ہے. سارے لوگوں کو سر جوڑ کے بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. ہندوستان نے جو ہمارا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، لیکن اگر انہوں نے کوئی صحیح کام کیا تو وہ بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے نا. بالکل دیکھنا چاہیے، اور اسے اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. بالکل. انہوں نے جو ان کے حصے میں جو پنجاب آیا تھا، جو ہم سے چھوٹا تھا، ہم سے وہ 2 گنا چھوٹا پنجاب تھا، اس کے انہوں نے 3 صوبے بنا دیے. انہوں نے جو پنجاب تھا اس جلندھر ڈویژن کا انہوں نے پنجاب بنا دیا، انہوں نے امبالہ ڈویژن کا ہریانہ بنا دیا، اور انہوں نے ہماچل پردیش بنا دیا. 3 صوبے انہوں نے بنا دیا. رانا صاحب، جہاں آپ نے کہا ابھی ایک بہت مضبوط آواز اٹھی، اور اس آواز کے بعد محسن نقوی صاحب پورا پاکستان جانتا ہے کہ ایک طاقتور وزیر ہیں اور ان کی آواز کی اہمیت بھی ہے. تو اب جو لگ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے، اور جیسے ہی ان کی تقریر ہوئی پورے پاکستان میں آگ لگ گئی. اور اسپیشلی اگر ان حلقوں کی بات کی جائے جو سیاسی حلقے ہیں، تو اس کے فوراً بعد ویری نیکسٹ ڈے DGI/SPR نے بھی پریس کانفرنس میں ایک قسم کا مہر ثبت کر دی اس پہ. اب کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی عوام میں کو وہ جو کمزوریاں ہیں، اور اسپیشلی اگر ہم بات کریں جنوبی پنجاب کی عوام کی جو کہ اپنے آپ کو محروم سمجھتے ہیں، اب لگ رہا ہے کہ کوئی محرومی ختم ہونے کا ٹائم آ گیا؟ دیکھیں، کوئی بھی ملک جو ہے وہ ایک آئین کے مطابق چلتا ہے.
ایک مقدس تحریر ہوتی ہے اور اس کو وہاں کی پارلیمنٹ جو ہے وہ نافذ کرتی ہے اور اس ملک کے عوام جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ممبران کو منتخب کرتی ہے. تو 1973 میں یہ آئین مرتب ہوا تھا, اس کے اندر یہ ساری چیزیں لکھ دی گئی تھیں. تو پنجاب کے معاملے کے اوپر تو پنجاب کی اسمبلی نے, جس میں مسلم لیگ نون بھی تھی, جس میں پیپلز پارٹی بھی تھی, جس میں پی ٹی آئی بھی تھی, اور جس میں جمعیت یا جو اور باقی تمام جماعتیں بھی تھیں, کاف لیگ بھی تھی, اور جو آزاد ممبران تھے وہ بھی تھے, انہوں نے طے کر دیا اور انہوں نے یہ تحریک پاس کر دی کہ اس کے اندر سے مزید 2 نئے صوبے بنا دیے جائیں, ایک بہاولپور اور ایک ملتان. ہمارا موقف تھوڑا اس سے الگ ہے, ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایک ہی صوبہ بنایا جائے, لیکن اگر بہاولپور والے الگ صوبہ چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں ان کا بھی رائٹ ہے, صوبہ پہلے سے وہ تھا, وہ پہلے سے ابھی 50 سال پہلے ان کی فوج بھی تھی, وہ پوری ایک ریاست ان تھی, کی کرنسی بھی تھی, ان کے وزیر اعظم بھی تھے, ان کا وزارت خزانہ بھی تھی, ان کی اکنامک افیئر ڈویژن بھی تھی, ان کا سب کچھ تھا, پورا بیسک انفراسٹرکچر آلریڈی وہاں موجود ہے, پورا کا پورا ملک تھا, وہ پوری کی پوری ریاست تھی. اسی طرح سے ملتان 5000 سال پہلے سے ہی, پتہ نہیں کب سے ملتان کی اپنی ایک تاریخی حیثیت ہے. 208 برس ہو گئے ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوتے ہوئے. اگر دیکھیں سارے اختیارات کا مرکز جو ہے وہ تخت لاہور ہو گیا ہے. جو تخت لاہور کی ایل ڈی ہے, اس کی ایک چھوٹی سی سب ڈویژن کا جتنا بجٹ ہے نا, اتنا پورے ساؤتھ پنجاب کا بجٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ صوبے الگ بنائے جائیں, اور جہاں جہاں ان کی صوبائی اسمبلیاں ان صوبوں کی ڈیمانڈ کرتی ہیں وہاں پھر سینٹ کے اندر بھی اور نیشنل اسمبلی کے اندر بھی بحث کر کے ان صوبوں کو پاس کر دیا جائے, ان کو بنا دیا جائے. تو ساری دنیا میں جاپان میں 80 صوبے ہیں, ترکی میں 80 صوبے ہیں, ایران میں 80 صوبے, مطلب 80 سے مراد یہ ہیں کہ کچھ کم و بیش ہوں گے. بالکل. امریکہ میں 52 ریاستیں ہیں, امریکہ جیسے ملک میں. اب امریکہ کی کوئی 36 کروڑ آبادی ہے, ہماری 26 کروڑ ہے, ہم ہر سال 70 لاکھ بچے پیدا کر رہے ہیں. میرے خیال ہے اگلے 10 سال کے بعد جو ہے وہ ہم امریکہ سے بھی زیادہ بڑھ جائیں گے, ہماری آبادی امریکہ سے بھی. پھر ہمارے پاس بچوں کی ڈائریکشن کوئی نہیں ہے کہ ہم بچوں کو آگے کہاں لے کے جائیں گے. چائنا کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ انہوں نے اپنے 80 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نکال کے اور امیر کر دیا انہوں نے. امیر کر دیا. تو ہمارے ہاں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم غربت کی دلدل میں دھنستے ہی جا رہے ہیں. تو سر ہر ملک کی اپنی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں نا, کیا ہمارے ملک میں جو ہمارا حکمران ہے اس کی پرائرٹی بھی ہے کہ مطلب جو ایک عام آدمی ہے جو کہ غربت کی لکیر سے نیچے جی رہا ہے اس کو بھی اوپر لانا ان کی پرائرٹی میں شامل ہے؟ بالکل 100%. یہ کام ہی انہی کا ہے, یہ سیاستدانوں کا ہی کام ہے کہ وہ اور جہاں کوئی وہ غلطی کرتے ہیں تو وہ پھر ہر 5 سال کے بعد جواب دہ ہوتے ہیں. انہوں نے پھر عوام کے پاس جانا ہوتا ہے. بیوروکریسی نے تو نہیں جانا ہوتا, نہ ہی کسی اور نے جانا ہوتا ہے, نہ آپ نے جا کے, آپ صحافی ہیں, آپ نے جا کے جواب دینا ہے عوام کے سامنے. ہم نے تو پھر جانا ہے, ہم نے تو پھر جا کے سب کے پاؤں پکڑنے ہیں, پھر ان کو جا کے ہم نے بتانا ہے کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں, ہم نے یہ کام کیے ہیں, میں نے یونیورسٹیاں بنائی ہیں, میں نے میٹرو بنائی ہے, میں نے ملتان کے لیے یہ کیا ہے. اپنے بچوں کے لیے جو کچھ میں نے کیا ہے وہ تو الگ کیا ہے نا, لیکن ملتان کے بچوں کے لیے کیا کیا ہے میں نے نا, میں نے سرائکی بیلٹ کے بچوں کے لیے کیا کیا ہے میں نے, تو وہ ہم نے جا کے بتانا ہے ان کو. اور وہ اگر جسٹیفیکیشن کو ہماری کو مان جائیں گے تو وہ یقیناً وہ پھر دوبارہ ہم پہ اعتماد کا اظہار کریں گے, ورنہ ریجیکٹ کر دیں گے ہمیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہاں رانا صاحب مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, تو ناظرین ہمارے ساتھ.
بیک ناظرین، اس وقت رانا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، لیکن ان کی طرف جانے سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہر حکمران مطلب ایک اچھا ریفرنس وہ یورپ کا دیکھتا ہے، کسی بھی بڑے ملک کا دیتا ہے، تو اگر ہم جب صوبوں کی بات کرتے ہیں تو حکمرانوں کو سانپ کیوں سونگ جاتا ہے؟ اچھا رانا صاحب، صرف ہم پنجاب کی بات نہیں کرتے، اگر ہم بات کریں کے پی کے، وہاں بھی ایک ہزارہ ڈویژن، اور وہ بہت عرصے سے وہ لوگ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک الگ صوبہ بنا دیا جائے. اسی طرح اگر ہم بات سندھ کی کریں تو سندھ میں بھی یہ ڈیمانڈ بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے. اگر ہم اب ملتان کی یا مطلب فیصلہ یہ باولپور کی بات کر لیں، ایک پینشنر ہے، اس نے اپنا کوئی بھی ایشو سولو کرانے لاہور جانا ہے، اس نے وہاں جانا ہے، اس کو رہنے کے لیے ہوٹل چاہیے، پھر وہاں جا کے جو بھی پرابلمز سامنے آتی ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. کیا کہیں گے اس اوور آل سنیریو پر؟ سر بڑے مسائل ہیں، اور یہ میں عذرائے تفنن آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں میری والدہ نے مجھے کہا کہ بیٹا میں نے مصر جانا ہے. میں نے کہا امی جان مصر کیوں جانا ہے؟ کہتی ہیں بیٹے وہ تو نے میرے ساتھ چلنا ہے، میں نے فرعون کو دیکھنا ہے، اصلی فرعون کو دیکھنا ہے. میں نے کہا وہ اصلی فرعون کو کیوں دیکھنا ہے؟ کہنے لگی یہاں سارے دفتروں میں تو فرعون بیٹھے ہی ہیں سارے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ جو ہے آپ کسی مسئلے کے حل کے لیے جاتے ہیں تو کئی چند خدا ترس بندوں کے علاوہ جو الگ خوف رکھتے ہیں اپنے دلوں میں اور عوام سے پیار کرتے ہیں، ورنہ آپ کے لیے کام کرانا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبوں کی جو بھی جہاں سے بھی آواز اٹھ رہی ہے اس کے لیے باقاعدہ ایک فورم ہے کہ وہاں کی صوبائی اسمبلی میں وہ قرارداد پیش کریں، وہ قرارداد پاس ہو جائے، اور وہ قرارداد جیسے پنجاب میں ہوئی ہے، ساری جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، ساری جماعتوں نے اکٹھے ہو کے متفقہ طور پہ قرارداد پاس کر دی. لیکن سر اس کے بعد ہوا کیا؟ یہ جو جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ دیا گیا، یہ کیا ڈرامہ تھا؟ یہ ظلم عظیم ہوا ہے. اب یہ الیکٹرک بسیں ہمارے متھے میں ماری گئی ہیں، ہمیں الیکٹرک بسوں کی تو ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو انڈسٹریل زون کی ضرورت ہے. جیسے فیڈ بینک بنا ہے فیصل آباد میں کہ وہاں ہزاروں کے حساب سے فیکٹریاں لگ گئی ہیں. ایسے ہی شیخو پورہ میں ٹیکسٹائل زون ٹیکس فری زون بنا ہے، ایسے ہی مردان میں بن رہا ہے، ایسے ہی سندر بنا ہے لاہور کے اندر، علامہ اقبال ٹاؤن بنا ہے وہاں پہ. اسی طرح کے ٹیکس فری زون، ٹیکسٹائل زون، ایگریکلچر زون، آئی ٹی زونز، ایکسپو سینٹر، ہمارا اپنا صوبہ، ہمارا اپنا صوبائی سیکریٹریٹ، ہمارا اپنا گورنر، ہمارا اپنا وزیر اعلیٰ، ہمارا اپنا چیف جسٹس، ہمارا اپنا ہائی کورٹ، ہمارے اپنے سپریم کورٹ کی رجسٹری، ہمارا اپنا پبلک سروس کمیشن. کیوں نہیں ایک بچہ جو طارق صاحب کا بچہ ہے یا آپ کا بچہ ہے یا میرا بچہ ہے، وہ کیوں نہیں آئی جی بنتا یا چیف سیکرٹری بنتا یا وہ گورنر بنتا، یا وہ کیوں نہیں اس کو مواقع میسر آتے؟ سر سب سے بڑھ کر کہ مطلب ہمارا اپنا بندہ وزیر اعلیٰ کیوں نہیں ہے؟ ہاں نہیں دیکھیں، اب جب صوبہ بنے گا تو چیف سیکرٹری بھی یہیں سے آئے گا، گورنر بھی یہیں سے آئے گا، آئی جی بھی یہیں سے آئے گا. یہاں کے بچوں کو پورے پراپر برابر موقع ملیں گے. اب آپ یہ بتائیں کہ ہمارا بچہ جو ہے، آپ پتہ نہیں کون سے اسکول سے پڑھے ہیں. میں گورنمنٹ ہائی اسکول، ایم اے جنا ہائی اسکول قاسم پور کالونی سے پڑھا ہوں. میں آپ پتہ نہیں کہاں سے پڑھے. یہ فیڈرل اسکول سر کینٹ، فیڈرل اسکول کینٹ سے پڑھے ہیں آپ. تو آپ بتائیں آپ ایچ ای سن کے بچے کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے. آپ گورنمنٹ کالج لاہور کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کیا. جب ہمارے بچے وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، ہمیں وہ انوائرمنٹ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، لیول پلینگ فیلڈ جو ہے، وہ ملی ہی نہیں. لیول پلینگ فیلڈ ہی جب ہمیں نہیں ملے گا،
हमारे साथ तो हमारा तो वो शाकिर ने कहा था ना कि अजब रंग असा खुदाई दे डिठे, अजब रंग असा खुदाई दे डिठे, कईयां दे बालां को चोले कह नहीं, कईयां दे कुत्ते रजाइयां दे डिठे। क्या बात, उनके तो कुत्ते रजाइयों पे घूम रहे हैं, ऐसा ही है। और हमारे बच्चों के पहनने के लिए ना उनके तन पे कपड़ा ही नहीं है। सर अभी तो हम बेसिक से ही नहीं निकल पा रहे, अब उसके बाद तो मतलब हम आएंगे ना कि ये निसाब भी एक होना चाहिए। जो एक रेड़ी चलाने वाला बच्चा है और एक मिनिस्टर का बच्चा है, उसमें क्या फर्क है? बच्चा तो बच्चा है। हाँ, अब हम जब पढ़ते थे, हम गरीब का बच्चा भी और अमीर का बच्चा भी एक ही इदारे में पढ़ते थे, सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। अब जो अमीर का बच्चा है वो जा रहा है बीकन हाउस में, वो जा रहा है, ए लेवल है, वो रूट्स में जा रहा है, वो जा रहा है लाहौर ग्रामर में, वो जा रहा है किसी और इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में, बिल्कुल सुपर एलीट इदारों के अंदर। और उसके अंदर भी फिर उन्होंने कैटेगरीज बना दी हैं। बीकन हाउस के अंदर भी ये इतने ये कैटेगरी है, ये इसकी ये 50,000 फीस और होगी, इसकी 1,00,000 फीस और होगी। जिसकी 10-20 हज़ार 25 हज़ार तनख्वाह है वो क्या गंजी नहाएगी, क्या निचोड़ेगी, क्या यहाँ पे सोशल जस्टिस नहीं होगा जब तक, और जब तक इंसाफ कायम नहीं होगा, हुकूमतें और मुआशरे और मुल्क अदल के साथ चलते हैं, अगर अदल नहीं होगा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ये बिल्कुल आप इस बात को समझ लें, सोच लें। हम जो है वो एक मेरे बिल्कुल ही सादा से दोस्त हैं, वो मुझे मिसाल देते हैं कि वो जो सॉल्ट रेंज है ना, इस्लामाबाद से जब आप आ रहे होते हैं तो वहाँ पे नीचे आने की स्पीड लिमिट है 30 बिल्कुल ऐसे किलोमीटर फी घंटा, कलर कहार से। वो कहते हैं आपकी स्पीड लिमिट है 30 किलोमीटर फी घंटा, और आपकी गाड़ी आ रही है 500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से नीचे, तो आपने तो टकराना ही टकराना है आपने तो मेरे भाई, जब तक सूबे नहीं बनेंगे, जब तक हम लोगों की अच्छी मिसालों को अडॉप्ट नहीं करेंगे, चाहे वो हमारे दुश्मन हो, चाहे वो हमारे दोस्त हों, चाहे हम इज्तमाही शऊर को बरूए कार नहीं लाएंगे, हम कलेक्टिव विजडम को नहीं उससे फ़ायदा उठाएंगे, और कोई एक ही बैठ के फैसले करेगा तो फिर मामलात कभी भी ठीक नहीं खराब होंगे। अच्छा सर, अगर हम पार्टीज़ की बात करें तो मतलब पीपल्स पार्टी कभी भी इस उसमें दौड़ में नहीं रही, वो नहीं चाहती, लेकिन आज क्या मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी? आज अगर हम पंजाब की बात करेंगे, फिर सिंध, क्योंकि अगर पंजाब में सुबह दिया तो फिर सिंध में भी देना पड़ेगा, तो ये क्या? सर देखिए, पंजाब की तो असेंबली पास कर चुकी है, तो अब हम उन्हें कहेंगे कि अब आप करारदाद लेके आएँ, सिंध असेंबली के अंदर पास करें, उसको ट्राई करें। और MQM पहले हमेशा हुकूमत में रही है, वो बहुत बड़ी अक्सरियत में रही है, इकट्ठे पीपल्स पार्टी के साथ भी रही है, वो मुस्लिम लीग नून की भी हुकूमत रही है सिंध के अंदर, तो वहाँ वो करारदाद पास करें। अगर वो वहाँ करारदाद पास हो जाती है तो बना दें सूबा, जितने चाहें बना दें सूबे। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे भी यहाँ की असेंबली ने एक करारदाद ऑलरेडी पास की हुई है, मज़ीद भी मूव करें, और भी कोई सूबे बनाना चाहते हैं तो बनाएं जनाब। KPK की असेंबली बनाना चाहती है तो बनाएं, जो असेंबली भी पास करे उसको, वहाँ के लोगों की विल हो उसको करें पास। बहुत शुक्रिया राना साहब जी। तो नाज़रीन देख सकते थे कि कौम की आवाज़ कौम पूछती है, तो हमने वो सारे सवालात करने की कोशिश की कि जो कौम की दिल की आवाज़ है, क्योंकि एक आम आदमी ये चाहता है कि उसका भी अपना सूबा हो। यहाँ बातें तो हर पार्टी ने की, लेकिन आज मोहसिन नकवी साहब का एक तकरीर, एक बयान, वो जो आया है उसके बाद एक नई उम्मीद जागी है। तो मेरा ख्याल है कि हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक जो आवाम का हक़ है उन तक पहुँचाए। इस दुआ के साथ या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या रहमुर राहिमीन, इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।